दिमाग की नसें तो गोया फटने को तैयार थीं। इस कदर उलझनों में दिल घिर चुका था कि एक वक्त वो भी आया जब सोचा क्या मैं जिंदगी से अपनी जान छुड़वा लूं, मगर खुदकुशी करने की भी हिम्मत ना थी। मेरा शौहर तो पहले ही बागी हो चुका था। अगर मैं भी इस बुजदिली का मुजाहिरा करती तो मेरी औलाद तो रुल कर रह जाती। 2 हफ्तों से शौहर का रवैया मैं नोट कर रही थी और जी भरकर दिल से इन हमसायों को मुलामत कर रही थी। जब से आए थे हमारी जिंदगी अजीरन करके रख दी थी। वैसे तो बड़ी पास और पर्दादार बनती थीं। आज तक इनको किसी ने नहीं देखा था, मगर इसके बावजूद उन्होंने मेरे भोले भाले शौहर को अपने जाल में फंसा लिया था। अपनी सोच पर मेरे खुद के ही रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। क्या पता जो मैं सोच रही थी ये सिर्फ मेरा ही वहम हो, मगर मेरा शौहर कर भी तो ऐसा ही रहा था। इसके अपने बच्चे भूखे थे, एक टुकड़ा रोटी को तरस रहे थे, जबकि वो रोजाना की कमाई चाहकर उस पड़ोस वाली को दे आया करता। मेरा दिमाग सोच सोच कर आधा हो चुका था। क्या वो हमसाए वाले मेरे शौहर के लिए इसकी औलाद से भी बढ़कर थे? मेरी आंखों में आंसू आ गए और एक बार फिर मुझे बेचैन कर देने वाले मनाजिर दिमाग में चलने लगे। मेरी नजरें बार बार दरवाजे की जानिब उठ रही थीं। शाम होने को थी, मगर अभी तक साजिद घर नहीं लौटा था। भूख से बिलखते तड़पते बच्चे हसरत से मेरा चेहरा देख रहे थे। कल रात के बाद इन बच्चों ने कुछ नहीं खाया था। वक्त ही हम पर ऐसा आन पहुंचा था कि 2 वक्त के खाने के भी लाले पड़ गए थे। 4 साला शाहजेब ने कहा से एक बार फिर मेरी गोद में सर टिकाकर कहने लगा, अम्मा, अब्बू खाना लेकर कब आएंगे? बहुत भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है। मैं इसे दोपहर से यही तसल्लियां दे रही थी कि बेटा तुम्हारे अब्बू काम पर गए हैं, अभी आ जाएंगे, फिर मैं अपने बच्चों को पेट भरकर खाना खाने को दूंगी। बच्चे कुछ वक्त बहल जाते, मगर कुछ देर बाद फिर वही कहना शुरू कर देते। 2 बेटे और एक बेटी थी मेरी, और इस वक्त मुझसे मैच सभी साजिद की राह तक रहे थे। मैंने तो कल सुबह से कुछ नहीं खाया था। थोड़ा बहुत आटा बचा था तो बच्चों के लिए रख दिया ताकि इनको अगले वक्त का खाना मैसर हो जाए। शदीद गर्मी और धूप की वजह से वो आटा खराब हो चुका था, मगर पेट तो भरना था। उसी की रोटी बनाकर बच्चों को खिला दी थी। साजिद आज वादा करके गया था कि कुछ ना कुछ खाने को जरूर लेकर आएगा, मगर दिन से शाम हो चुकी थी। बच्चे भूख से रोने लगे थे। अब तो आस पड़ोस वालों ने भी हाथ खींच लिया था, वरना जाकर इन्हीं से कुछ खाना मांग लेती। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि मुझे घर के बाहर साजिद की साइकिल की आवाज आई। ये इसकी साइकिल की ही आवाज थी। जैसे जंग आलूद चीज को रगड़ा जाए तो आवाज निकला करती थी। बच्चे खुशी से उम्मीद लिए मुस्कुराए थे। मैं फौरन उठी और दरवाजे तक आई, मगर जो मंजर देखने को मिला वो देखकर मेरे माथे पर बल पड़ गए। साजिद अपनी साइकिल से उतरा था। इसके साथ तकरीबन 7-8 साला बच्ची भी थी, जो शायद साजिद के साथ आई थी। साजिद इस बच्ची को लेकर सामने हमसाए के घर के अंदर चला गया था। मुझे तो हैरत का झटका सा लगा। साजिद आखिर इन पड़ोसियों के घर कैसे जा सकता था? इन पड़ोसियों को इस मोहल्ले में आए चंद रोज ही हुए थे, मगर इन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा था, ना ही वो घर से बाहर निकले थे। कुछ देर बाद साजिद इस घर से बाहर निकला तो मुझे देखकर चौंका, फिर हड़बड़ाकर फौरन साइकिल लेकर घर के अंदर आ गया। मेरा शौहर साइकिल पर गली मोहल्लों में जाकर कपड़े बेचा करता था। मेरी नजर जब कपड़ों के शॉपर पर पड़ी तो खुश हो गई, क्योंकि इसका आधे से ज्यादा सामान बिक चुका था। यानी जितने बेचे थे उतना ही मुनाफा भी आया होगा। मैं सब कुछ भूलकर साजिद से बोली कि साजिद, आज तो कपड़े ज्यादा बिके हैं, लाओ सब्जी आटा कहाँ है? बच्चे सुबह से भूख से रो रहे हैं, इनको खाना बनाकर दूं। मेरी बात सुनकर साजिद नजरें फेरने लगा और फिर गला खनकार कर बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस कहीं गिर गए। तुम ऐसा करो कि पड़ोस से उधार आटा मांग लाओ, हम कल वापस कर देंगे। इतना कहकर साजिद अंदर जा चुका था, मगर मेरा तो पारा हाई हो गया। अगर पैसे गिरे थे तो साजिद इतना नॉर्मल क्यों था? वो तो काफी पुरसकून दिखाई दे रहा था। मैं गुस्से में साजिद से लड़ते हुए बोली कि पैसे गिर गए हैं या कहीं दे आए हो? साजिद ने मेरे सवाल का कोई जवाब न दिया। मगरिब का वक्त हो चुका था। इसने वजू किया और नमाज के लिए घर से निकल गया, मगर जाते जाते रुक कर बोला, खुदा की जात पर यकीन रखो, वो हमें बहुत कुछ देगा। साजिद की बात मेरी समझ से बाहर थी। यहाँ मेरे बच्चे भूख से निढाल थे और वो न जाने इतने पैसे कहाँ लगा आया था, जबकि इसे पता था कि इसके बच्चे भूखे हैं। मेरी ना सही बच्चों की ही फिक्र कर लेता। बहरहाल माँ थी, बच्चों को मजीद भूखा नहीं देख सकती थी। उस रात मोहल्ले के 2-3 घरों से आटा मांगने गई। 2 ने तो अच्छी खासी बेइज्जती करके मुझे घर से निकाल दिया, मगर तीसरी ने बातें और एहसान तो बहुत जताया,
मगर इसके साथ इतना आटा दे दिया कि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकती। रात को शौहर घर वापस आया तो इसके चेहरे पर अजीब से सुकून भरी मुस्कुराहट थी। इसकी मुस्कुराहट न जाने क्यों मुझे चुभने से लगी थी। यहाँ बच्चे भूखे थे, पहनने को फटे पुराने कपड़े थे। कई माह से वो बेरोजगार बैठा रहा था और अब जब इसे काम मिला था तो वो कमाई न जाने कहाँ दे आया था। वो दिन तो जैसे तैसे गुजर गया। अगले रोज साजिद फिर काम पर गया। आज इसकी कमाई अच्छी हुई थी। वो कुछ सौदा, सल्फ और खाने को फल लेकर आया था। इतनी सारी चीजें एक साथ देखकर मैं खुश हो गई, मगर तभी एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी। साजिद ने उस सारे सौदे और फलों में से एक हिस्सा अलग करना शुरू कर दिया। साजिद को ऐसा करते देखकर मैं बोली कि साजिद, आप ये फल अलहदा क्यों कर रहे हैं? वो फौरन मुस्कुराकर बोले कि फरजाना, ये मैं पड़ोस में देकर आता हूँ, वो भी खा लेंगे, आखिर इस कमाई पर इनका भी हक है। शौहर के अल्फाज सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। मेरा रंग जर्द पड़ने लगा। आखिर साजिद के कहने का मतलब क्या था? मर्द की कमाई पर इसके माँ बाप के बाद इसकी बीवी बच्चों का हक होता है, मगर साजिद पड़ोस में देने ये कहकर गया कि इन चीजों पर इनका भी हक है। मेरा तो दिमाग घूम कर रह चुका था। कहीं साजिद ने मेरे साथ धोखा तो नहीं किया था? नहीं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सारे सामान को वहीं रखा और सर पकड़कर बैठ चुकी थी। साजिद अक्सर मजाक मजाक में मुझसे कहा करता था कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा, अगर तुम मुझसे यूं ही लड़ती रही तो दूसरी औरत को तेरे सर पर ले आऊंगा और रखूंगा भी तेरे घर के बिल्कुल सामने। फिर तुझे पता चलेगा कि शौहर से जबान दराजी कैसे की जाती है। मुझे जब ये बातें याद आईं तो रूह कांप उठी थी। मैं तो समझती थी साजिद मुझे चिढ़ाने की खातिर लाड से ऐसा कहता है, क्योंकि ऐसा सुनने से मैं मजीद गुस्सा हो जाया करती थी और साजिद से लड़ाई करने लगती थी। मगर कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि साजिद की जिंदगी में कोई दूसरी शामिल भी हो। दर हकीकत मेरी और साजिद की पसंद की शादी थी। साजिद भी शक्ल सूरत से इंतहाई वजीहा था और मैं भी कुछ कम खूबसूरत ना थी। बस अब वक्त के थप्पड़ों ने मुझे कभी खुद का ख्याल रखने का मौका ही नहीं दिया था। 2 वक्त की रोटी ने ही हमें दूसरों का मोहताज करके रख दिया था। ये अजीबो गरीब वसवसे मेरे जान लेने लगे थे। मैं लड़ती भी तो बहुत थी साजिद से। एक पल में मुझे साजिद से किए गए अपने रवैये पर अफसोस होने लगा। भूख की शिद्दत ही इतनी थी कि दिमाग इंतहाई अजीब बेचैन कर देने वाले ख्यालात मुझे दिखाने लगा। मैंने उठकर खुद को एक नजर आईने में देखा। कई दिनों से तो मैंने अपने बालों में कंघी तक ना की थी। वही मैले कुचले कपड़े पहने घूम रही थी। आधे घंटे तक साजिद घर ना लौटा। इतनी देर में कुड़ती रही। जब वापस आया तो चेहरे पर वही सुकून तारी था, गोया बहुत खुश हो। सारा सामान वहीं पड़ा देखकर इसके चेहरे पर नागवारी सी उभरी और कहने लगा कि फरजाना, ये सामान क्यों नहीं उठाया? बच्चों को खाना बनाकर दो, देखो कैसे भूख से कमजोर दिखाई दे रहे हैं। साजिद की बात सुनकर मैंने फौरन सामान समेटकर खाना बनाना शुरू कर दिया, मगर ध्यान वहीं अटका रहा। यह तो अब शौहर का मामूली बन चुका था। वो रोजाना सुबह शाम हमसाये के यहाँ जाने लगा था। 4-5 दिन सौदा सल्फ इस्तेमाल होता रहा। धीरे धीरे चीजें खत्म होने लगी तो मैंने साजिद को बताया, मगर साजिद ने कोई जवाब ना दिया। एक रोज तो जब हमसाये के यहाँ से वापस आया तो काफी गुस्से में परेशान दिखाई दे रहा था। मैंने हिम्मत करके साजिद से सवाल किया कि साजिद, तुम रोज रोज हमसायों के यहाँ क्यों जाते हो? मेरे सवाल पर इसने मुझे चौंक कर देखा और फिर माथे पर नागवारी सजाए बोला, घर आकर क्या करूं? तुम्हारी ये शक्ल देखूं जिसे तुम 10-10 दिन तक धोती नहीं हो। मुझे वहां जाकर सुकून मिलता है और मैं रोज जाऊंगा। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखो बस। इतना कहकर साजिद कमरे में गया और अपने 2-3 जोड़े निकाल कर बैग में डालते हुए कहीं जाने की तैयारी करने लगा। साजिद के अल्फाज पहले ही मेरे दिल पर खंजर चला चुके थे, मगर अब इसका कहीं जाना मुझे परेशान कर चुका था। मैं साजिद के पास गई और पूछने लगी कि वो कहाँ जाने वाला है। इसने पहले तो कोई जवाब ना दिया, मगर फिर कहने लगा कि मेरे पास कपड़ों का स्टॉक खत्म होता जा रहा है, शहर से होलसेल रेट पर लेने जा रहा हूँ। मैं चौंकी थी। साजिद झूठ बोल रहा था। कपड़ों के इतने ज्यादा थान अभी भी घर में महफूज पड़े थे। न जाने वो कहाँ जा रहा था। वो 3 रोज के लिए शहर के लिए रवाना हो गया और पीछे में बच्चों समेत अकेली रह गई। घर में बचा हुआ राशन और पैसे भी खत्म हो चुके थे। एक बार फिर फाकों की नौबत आने लगी। उस रोज मेरे घर में कुछ ना पका था और साजिद की भी कोई खैर खबर ही ना थी। मुझे उस रोज साजिद पर शदीद गुस्सा आया था।
इसने इन दिनों इतना ज्यादा काम किया था, मगर इसके बावजूद इसने इसका आधा मुनाफा हमसायों को दे दिया था। क्या इसे एहसास नहीं था कि इसके यहाँ बीवी और 3 बच्चे मौजूद हैं और अब न जाने किस काम से वो शहर चला गया था। मेरे बच्चे भूख से तड़पते रहे। आखिर घर में जो सूखी रोटी मौजूद थी वो पानी में भिगो भिगो कर मैं इन्हें खिलाती रही। अगले रोज मैं घर का कचरा फेंकने के लिए जब घर से बाहर निकली तो जो मंजर मैंने देखा वो देखकर मैं चौंक कर रह गई। हमसायों के घर से साजिद बाहर निकल रहा था। इसके हाथ में वही बैग मौजूद था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर कई रंग आकर गुजरे थे। साफ जाहिर था कि मुझे देखकर वो बुखला चुका था। तो क्या 3 दिन साजिद शहर जाने की बजाय हमसायों के घर में मौजूद था? ये सवाल सोचकर मेरी तो जान निकल रही थी। मेरी आंखों में कई सवालात थे। मैंने जब साजिद से पूछा तो वो कहने लगा कि वो अभी ही शहर से वापस आया है, बस हमसायों के यहाँ कुछ सामान देने गया था। आज तो मैं फट पड़ी थी। मैंने बगैर लिहाज किए साजिद से लड़ना शुरू कर दिया और बोली, ये कैसे बाप हो तुम? तुम्हारी औलाद भूख से तड़प रही है। वो 2 दिन से भूखे सो रहे हैं। इनके अलग से एक अनाज का दाना भी नीचे नहीं उतरा और तुम अपना सब कुछ हमसायों पर लुटाते फिर रहे हो। आखिर क्या है हमसायों में? तुम्हें क्यों ये हमसे भी ज्यादा अजीज हैं? मेरे अल्फाज से शक टपक रहा था जिसे साजिद बाखूबी नोट कर चुका था। इसने मेरी जानिब एक कड़ी निगाह डाली और फिर शदीद बेजारी से कहने लगा, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरा घर आने को दिल नहीं करता। तुम अपने सवालात पर नोट करो। आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो? मुझे 3 दिन बाद घर आए देखकर तुम खुश होने की बजाय मुझसे लड़ाई कर रही हो। इसके बावजूद चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारा करूं। साजिद की बात सुनकर मुझे अंदर ही अंदर शर्मिंदगी हुई थी, मगर इसके बावजूद मेरे जहन में यही ख्यालात आते रहे कि कहीं साजिद ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली। मुझ में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं पड़ोस में जाकर देख सकूं। आखिर वहां पर कौन रहता है? क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत थी या मुझसे ज्यादा साजिद से मोहब्बत करती थी? शायद वो मेरी तरह साजिद से नहीं लड़ा करती थी, तभी तो वो घर आने से पहले वहां जाया करता था। साजिद ने दोबारा से साइकिल पर कपड़े बेचने शुरू कर दिए, मगर वो जो भी पैसे लाता वो जाकर उस घर में जरूर देकर आता। एक रोज इसने हद ही कर दी। वो सारे पैसे ही हमसायों को दे आया और खाली हाथ घर में चला आया। मैंने जब भूखे बच्चों को देखा तो साजिद से कहा, इनके लिए खाना लाकर दो। वो कहने लगा कि फरजाना सब्र करो, खुदा हमें इस भूख और आजमाइश का अजर देगा। शौहर के मुंह से जब ये सुना तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं गुस्से से बिफर कर कहने लगी कि खुदा तो हमें अजर दे रहा है, मगर आप वही अजर उठाकर उन हमसायों को जाकर दे रहे हैं जिन्हें हम ना जानते हैं और ना ही कुछ और रिश्ता है हमारा इनसे। मैं इस रात साजिद से बहुत लड़ी थी, मगर साजिद ने कोई जवाब ना दिया। वो यही कहते थे कि खुदा हमें इसका अजर देगा, हमें हमारी नेकियों का सिला जरूर मिलेगा। मगर ये कैसी नेकी थी कि इनके बच्चे भूख से तड़पते रहते थे और वो सारी कमाई इनको दे दिया करते थे। धीरे धीरे हमारे कुछ हालात बेहतर होने लगे। मेरी बातों का असर साजिद पर हो चुका था, मगर वो इतना ही खाना घर लाते जो हमें एक वक्त पूरा हो जाता। हमसायों के यहाँ इन दिनों मेरे शौहर का आना जाना काफी बढ़ चुका था। वो ज्यादा वक्त वहीं गुजारा करता था। मुझे तो अपने घर की फिक्र लगने लगी थी। मेरे दिमाग में इस कदर बेचैनियां और उलझनें बढ़ चुकी थी कि अब मुझे ये फिक्र सताने लगी थी कि कहीं साजिद मुझे छोड़ ही न दे। साजिद का दिन ब दिन बदलता रवैया मुझे परेशान कर रहा था। मैं ज़हनी मरीजा बनती जा रही थी। शक तो औरत की फितरत में शामिल है। आखिर मैं क्यों ना साजिद पर शक करती। अब तो मेरा रवैया मेरे बच्चों के साथ भी सख्त होता जा रहा था। बस दिन और रात यही बात जहन में गर्दिश करती रहती कि आखिर क्या था हमसाये में जो साजिद हर वक्त वहीं ही घुसा रहता था। मैंने अपनी सोच और नजरिए को बदलने की भी कोशिश की और सोचा कि हो सकता है जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ ना हो, हकीकत कुछ और है। मगर आखिर कौन इतना करता था जैसे मेरे शौहर कर रहे थे। और तो और जब वो पड़ोसियों के हाथ से वापस आता तो इसके चेहरे पर नजर आने वाली एक पुरसकून मुस्कुराहट देखकर मैं अंदर ही अंदर जलकर रह जाती थी, क्योंकि मेरे साथ तो साजिद कभी भी इतना खुश ना हुआ था जितना पड़ोस से आकर होता था। अब इसकी कमाई भी अच्छी होने लगी थी। वो अब साइकिल से एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल लेने के काबिल हो चुका था और अब और ज्यादा सामान दूसरे इलाकों में जाकर बेचने लगा था। मगर इसके बावजूद वो मुझे इतने ही पैसे देता कि जिससे घर का खर्च चल सके। मैं काफी डर चुकी थी। मैं साजिद से कुछ भी पूछना नहीं चाहती थी। मुझे ये खौफ था कि अगर साजिद ने कुछ ऐसा कह दिया जो मेरा दिमाग बर्दाश्त ना कर सका तो कहीं मैं सुनकर मर ही ना जाऊं।
मुझे उन पड़ोसियों से नफरत सी होने लगी थी जो आज तक कभी घर से बाहर निकलती हुई नजर तो नहीं आई थी, मगर न जाने कैसे मेरे शौहर को अपने काबू में कर लिया था। मगर शायद ये सारा तजस्सुस और बेचैनियों का वो आखिरी दिन था जब मैंने शौहर को सुबह सुबह उस घर से निकलता देखा तो मेरे तन बदन में आग लग गई और मैं आग बबूला होकर गली में ही शौहर को धक्का देकर बोली कि आखिर वो क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा था। मैं तो सच्चे दिल से मुखलिस होकर जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में इसका साथ देती रही, मगर वो मुझसे ज्यादा उन पड़ोसियों को क्यों अहमियत देने लगा था। मेरी बात सुनकर साजिद ने मुश्तिल होकर मेरे चेहरे पर थप्पड़ दे मारा, क्योंकि इसे मेरी सोच इंतहाई बुरी लगी। मगर आज मैं फैसला कर चुकी थी कि मैं घर के अंदर जाकर देखूंगी आखिर कौन था यहाँ जो मेरे शौहर को अपने इतने करीब किए हुए था। मैंने धड़कते दिल के साथ इस घर के अंदर कदम रखा। छोटा सा एक कमरे का घर था। घर के अंदर मैं आग बगोला होकर दाखिल हुई थी। मेरे कदमों की आहट सुनकर एक शख्स व्हील चेयर पर बाहर निकला। मुझे देखकर इसके चेहरे पर परेशानी दर आई और फौरन नजरें झुकाकर बोला, बीबी आपको क्या काम है। मैंने एक नजर उस शख्स को बगौर देखा जिसने मुझे देखकर नजरें झुका ली थीं, मगर मैं इसे वहीं पर नजरअंदाज करती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई। कमरे में उस वक्त 5 बच्चियां मौजूद थीं। पांचों नाबीना और माजूर थीं, क्योंकि इनमें से किसी की टांग छोटी थी तो किसी का हाथ ही नहीं था। इन्हें देखकर एक पल को मुझे हैरत का झटका सा लगा। वो बच्चियां मुझे देख नहीं सकती थीं, मगर मुझे महसूस कर कर कहने लगीं कि कौन है जो हमारे घर में दाखिल हो गया है। साजिद चाचू, क्या ये आप हैं? मैंने एक नजर इन मासूम बच्चियों और इस माजूर शख्स को देखा। मेरे तो रोंगटे खड़े हो चुके थे। यहाँ पर तो कोई औरत मौजूद ही ना थी, बस वो शख्स और 5 लड़कियां मौजूद थीं। इनकी ये हालत देखकर मैं झुरझुरी लेकर रह गई और बगैर कुछ बोले वापस चली आई। मेरी आंखों में आंसू थे और कई सवालात। शौहर ने एक नजर मुझ पर डाली और फिर कहने लगा कि देखा यो माजूर नाबीना बच्चियों को और उस शख्स को जिसकी खिदमत और ख्याल में रखता आ रहा था। आज से तकरीबन 1 माह पहले मैंने इन्हें सड़क पर पड़ा देखा था। उस शख्स की अपनी दुकानें थीं जिनके किराए से ये अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रहा था, मगर इसके भाई ने इसकी तमाम तर जायदाद जब्त करके इसे घर से निकाल दिया। ये खुद एक्सीडेंट की वजह से व्हील चेयर पर आ चुका था, इसलिए इसकी 5 बेटियां भी माजूर और नाबीना पैदा हुई। मैंने जब इन्हें उस रोज सड़क पर पड़े देखा तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैंने उठाकर अपने हमसाये में किराए पर ले आया। इनकी रुदात सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था। ये तो हमसे भी ज्यादा मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे, इसलिए मैंने इनकी मदद करना चाही। इनके खाने पीने और पहनने का बंदोबस्त किया। शहर भी मैं दरअसल इन्हीं के केस के सिलसिले में गया था ताकि किसी तरह इनकी जायदाद वापस लौटा सकूं। यकीन मानो, इतना सुकून मुझे जिंदगी में कभी कहीं नहीं मिला जितना इनकी मदद करके मिला। शौहर की बात सुनकर मेरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। मेरा शर्म से सर झुक गया। हकीकत क्या थी और मैं क्या समझती रही। मेरा शौहर तो इतनी नेकी का काम कर रहा था। इसने गरीब माजूर बच्चियों की मदद की थी और इतना ही नहीं, वो इनके घर में जाता और इनके खाने के साथ साथ घर की साफ सफाई भी कर दिया करता। वो शख्स एक हादसे की वजह से अपनी टांगों से माजूर हो चुका था, मगर अब जैसे जैसे इसका इलाज हो रहा था वो उठकर चलने फिरने के काबिल भी 2-3 माह तक हो जाता। मुझे अपनी सोच पर शर्म महसूस हुई। मैं कैसे अपने शौहर को गलत समझ गई। वो तो हमसाये के हकूक अदा कर रहा था। इसने सही कहा था कि खुदा हमें इसका अजर देगा। आज वो नेकी के बदले में कितना कुछ कमा रहा था। मैंने अपने शौहर से माफी मांगी तो वो पहले तो गुस्सा हुआ, मगर फिर मुझे माफ कर दिया। मैंने भी फिर इन हमसायों का दिल से ख्याल रखा और खाना वगैरह जो घर पकाती इन्हें दे आया करती। कुछ अरसे तक इनका केस चला और फिर इनकी जायदाद इन्हें वापस मिल गई, जिससे वो दोबारा अपने घर शिफ्ट हो गए और एक बार फिर इन्हें इनकी कमाई मिलने लगी। अलबत्ता मेरे दिल में शौहर की मोहब्बत और इज्जत मजीद बढ़ चुकी थी।